चलिए देखिए इधर। पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत कर दिए थे। 5-6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया भी गया था। एटॉमिक नंबर 8 तक बता दिया गया था। आज एटॉमिक नंबर 9 से चलेंगे। लिखिए तो साथ साथ। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? क्लोरीन का। बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? 1s2 2s2 2p5। एस है तो कितना डब्बा बनेगा? एक। यहाँ भी एस है तो एक डब्बा। और पी में 3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे। देखो इलेक्ट्रॉन को ना फुल एरो और हाफ एरो। सबसे पहले मुंह बंद कर लीजिए तो अपना अपना। आप लोग को समझ नहीं आता है कि पढ़ाई शुरू हो गया तो मुंह बंद करना है? रोज का रोज ये बात बोलना पड़ेगा क्या? सबसे पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन को फुल एरो से भी दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से भी दिखाया जाता है। किसी किसी बुक में देखिएगा फुल एरो दिखाया हुआ रहेगा, किसी किसी में हाफ। अब जैसे मान लीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे एस में कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे दिखाया हुआ भी आपको मिल सकता है। और यही चीज आपको ऐसे दिखाया हुआ भी मिल सकता है। दोनों का सेम मतलब है, अलग अलग मतलब नहीं है। इसीलिए कंफ्यूज्ड नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन को फुल एरो और हाफ एरो दोनों से दिखाते हैं। ये बता रहा है कि एक ऊपर के डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ कितना है? 5। आपको बताया गया था कि ऐसा कोई केस बने जिसमें 3 ऑर्बिटल है और 5 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों को यदि फॉलो करना है आपको, तो उसका एक ट्रिक है। ट्रिक बस यही है कि पहले आप एक एक करके भर दीजिए और फिर पीछे से उसको पेयर्ड कीजिए। मतलब ऐसे 1 2 3, अब पीछे से उसको पेयर्ड कीजिए। 3 हो चुका है, बचा कितना? 2। अपोजिट डायरेक्शन में 4 5। हो गया इस तरह से कन्फिग्रेशन। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप यदि ये जानते हैं तो ये सबको समझ में अब आ गया होगा कि क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि भर दिन अब हम यही करते रहेंगे। 2 4 5 एग्जाम्पल मात्र और करेंगे, एक आध को भारी वाला एग्जाम्पल कर लेंगे, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि आप खुद से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सेप्शनल चीज़ था उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद एक दो छोटा छोटा चीज़ उसको ख़त्म करके टॉपिक समाप्त हो जाएगा। नियन एटॉमिक नंबर होता है 10। 1s2 2s2 2p6। एस है तो एक डब्बा बनेगा, फिर एस है तो एक डब्बा बनेगा, पी है तो 3 डब्बा बनेगा। बताइए कि यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन है एक भी? अकेला इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इंग्लिश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में है ना, मतलब 2 गो न एक साथ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। यहाँ पर बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अकेला दिख रहा है ना। अब आप आगे का बात जानिए, ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं ये क्यों आपके लिए जरूरी है। आप लोग सह संयोजन बंधन पढ़े हैं? याद होगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंधन का निर्माण होता है। तो वो सब आप कितना पढ़े हैं आप जानिए। हमको नहीं पता कि आप क्या पढ़ के आए हैं। हम जब इसको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, तो आपको कोई टेंशन पढ़ने में तो खैर नहीं होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि सह संयोजन बंधन बनाने में केवल वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो अयुग्मित होता है, जो अकेला होता है। यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो वह सहसंयोजन बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। अब आप बताइए कि जब हम सहसंयोजन बंधन आपको पढ़ा रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, और आपसे पूछेंगे कि बताओ फ्लोरीन में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्लोरीन में कितनी है। इसको ज्ञात करने के लिए, रे बुआ जबरदस्ती खिस्सा करते हो रे, मथार्क बेच लिया क्या जी? तो उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख के हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। यदि अभी आप इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाएंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं, बार बार सचेत कर रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे जब परेशानी होगी तब फिर वहां झेलिएगा। हम क्या करेंगे? ये
यूई लिखा हुआ है, यूई का मतलब यदि हम फुल फॉर्म इसका बोलें तो इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अयुग्मित। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्मित का मतलब भी होता है जोड़ा, अयुग्मित का मतलब होता है अकेला। इसी को शॉर्टली हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, यूई से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ये चीज कहीं साइड में नोट कर लीजिए तो, क्योंकि अब हम यूई का बार बार चर्चा करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का चर्चा अब बार बार होगा, तो आप कहीं साइड में लिख लीजिए। बढ़े आगे। अब थोड़ा शॉर्टकट टर्म सीखिए आप। यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन सारा का सारा पेयर्ड है, इसका मतलब है ये बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा, पहला चीज। दूसरा है, नियन एक नोबेल गैस है, याद कीजिए इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भी ये बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं ना, ये काफी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को नहीं करता है। इसीलिए जब हम सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं, अब आप लोग रुक जाइएगा, अब एक टर्म आप समझ लीजिए, इसी के तर्ज पर आप बाकी सब समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? सोडियम का 11 होता है। यदि हम पूरा कन्फिग्रेशन लिखें, ये लिखाएगा 1s2, 2s2, 2p6, यस वन। बोलिए यही ना लिखिएगा। इसका यदि आप ऑर्बिटल वाइज लिखोगे तो एस में फिर एक डब्बा बनेगा, यहाँ एस है तो फिर एक डब्बा बनेगा, यहाँ पी है तो 3 डब्बा बनेगा, एस में एक डब्बा बनेगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएं तो इसमें दो, इसमें भी दो, एक दो तीन चार पाँच छ, और इसमें तो केवल एक ही ना इलेक्ट्रॉन है। बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक। इसी कन्फिग्रेशन को जब आप याद कीजिए और करके ऐसे लिखते थे, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, आप याद करो इसी को ना, आप नियॉन और 3s1 करके लिखते थे। तो ये ऊपर वाला जो है ये हो गया सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नीचे वाला जो ये डब्बा बना के आप लिखे हैं, ये हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसी का एक छोटा रूप, सब ऑर्बिट वाइज का छोटा रूप नोबेल गैस वाइज लिखाता है। इसमें हम नियन लिख दिए, तो बताइए यहां से यहां तक को लपेट लिए। तो ऐसी स्थिति में ये सब ऑर्बिट वाइज हो गया। इसी का यदि आप ऑर्बिटल वाइज लिखिएगा तो फिर नियन के अंदर जो भी है, क्या डब्बा है नहीं है, वो सब आपको कुछ नहीं बनाना है। आपको सिर्फ किसका बनाना पड़ेगा, नोबेल गैस से बाहर। आप मात्र एक डब्बा बना दीजिए और कहिए कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतना सारा डब्बा हमको बनाना नहीं पड़ेगा? अब मान लीजिए कि आप मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, आप याद कीजिए थोड़ा लंबा हो गया था। मरकरी 80, 1s2, 2s2, याद है 5d10 तक पहुंचे थे। अब जरा आप ही सोचो कि 5d10 तक पहुंचाओगे और सब डब्बा को यदि तुम बनाओगे तो बहुत सारा ना डब्बा तुमको बनाना पड़ेगा। तो वो दिखाना बहुत मुश्किल होता है और उसकी कोई ज्यादा जरूरत है भी नहीं। उसी को हम लोग शॉर्टकट में सीख लेते हैं। तो शॉर्टकट में इस तरह से लिखा जा सकता है, लिख लीजिए तो इसको। अब इसमें बस दो तीन हम करेंगे, इसको खत्म करेंगे, एक्सेप्शनल केस पर चले जाएंगे, या एगो बड़ा वाला जैसे मरकरी का बता देंगे, फिर एक्सेप्शनल केस पर चले जाएंगे।
F4 ऑन कर दो तो वो देखो ऑन है क्या? F4। एक लड़का को इसको घुमा दो थोड़ा हाथ से। अरे उस सोचते हैं रोज उसको ठीक करवाते हैं, लेकिन कल संडे है, कल करवा देते हैं। हो गया, यहाँ तक उतार लिए। मैग्नीशियम का खुद से बनाइए तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है। और सुनिएगा, डिटेल वाला आप मत लिखिएगा, शॉर्टकट वाला लिखिएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 खुद से बनाइए। क्या लिखेंगे बताइए? कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा नियन 3s2। तो बताओ, एस में एक डब्बा बना देते हैं और दो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। बताइए, ये भी सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही है ना? तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। अब अल्युमिनियम यदि आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर 13, तो नियन 3s2। बताइए यहाँ पर 3p1 हो जाएगा क्या? 3s2 3p1। अब इसमें एस में आप दो इलेक्ट्रॉन दिखाओगे और पी में डब्बा तो बनेगा 3। बताइए हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। अब एक चीज आप देखो, यहाँ देखो, पी सब ऑर्बिट था, इसीलिए हमारी मजबूरी थी कि हम यहाँ पर तीन डब्बा बनाते, क्योंकि पी में तीन ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ध्यान है ये? लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आप केवल एक में ही ना डाल पाए, तो जो बच गया ये कहलाएगा खाली डब्बा। और चूंकि ये डब्बा कक्षक को सूचित करता है, तो ये और ये दोनों डब्बा कहलाएगा खाली कक्षक। तो क्या बोलते हैं? या रिक्त कक्षक इसको बोला जाता है। और ये रिक्त कक्षक वगैरह हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम बार बार बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। इन सब चीजों का जरूरत केमिकल बॉन्डिंग में जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। अभी आप समझ लीजिए चीजों को बढ़िया से, नहीं तो हम बाद में उतना समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो चीज जहां का रहता है वहां समझाना आसान होता है। अभी आप इस पर कोई भी बात कीजिएगा तो हम समझा देंगे, बोल देंगे, लेकिन अब केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ा रहे होंगे, थोड़ा बहुत हम हिंट करेंगे, ज्यादा आपको हम बोल नहीं पाएंगे। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? मात्र दो और लिख लीजिए आप। एक लिख लीजिए सिलिकॉन, और एक लीजिए, लिख लीजिए फॉस्फोरस। खुद से लिख लीजिए तो। और यहीं पर इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। वो पेन उठाओ तो। दे दो इसको। अल्युमिनियम के बाद जब आप सिलिकॉन का लिखेंगे, सिलिकॉन नहीं अल्युमिनियम, हाँ ठीक है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। कॉन्फ़िगरेशन होगा नियन 3s2 3p2। ऐसा लिख सकते हैं। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन? पी में डब्बा 3। इलेक्ट्रॉन कितना? अब बताइए कि मैं यदि आपसे पूछूं कि अल्युमिनियम में, अल्युमिनियम के एटम में वैकेंट ऑर्बिटल कितना होता है पी का, तो आप कहेंगे दो। लेकिन यही बात यदि हम सिलिकॉन के लिए बोलें तब क्या बोलिएगा? सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल मात्र एक होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? आई बात समझ में? सिलिकॉन के बाद नंबर है फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर 15। नियॉन 3s2 3p3। बताइए इसमें एक को वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा? बचेगा क्या? इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। नीचे लिख दें एंड सोन। एंड सोन का मतलब होता है और इसी तरह से।
आगे अपना लिखते चले जाएंगे। अब एक बड़ा वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो मरकरी आप पढ़े हैं 80 वाला। चेंज कर रहे हैं इसको। आप पहले ये बताइए कि इस सब में कोई परेशानी है क्या? आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि आप सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख गए हैं तो इसमें कुछ नहीं है? एस में एक डब्बा, पी में 3 डब्बा, डी में 5 डब्बा, इस तरह से आपको बना के आगे बढ़ना है। जैसे एगो डी वाला मान लीजिए, बताते हैं। पहले एगो नॉर्मल केस बताते हैं, मरकरी, एच जी। पूरा निकालिए तो मरकरी का कन्फिग्रेशन आप देखिए, वहां लिखे हैं जेनन 6s2। देखिए तो क्या लिखे हैं आप, 4f14 6s2। और देखिए बताइए तो क्या था ऑर्डर? लास्ट में तो 5d10 था। क्या मरकरी का कहीं नहीं लिखे हैं? जल्दी बताइए इसका क्या है लास्ट में? मरकरी नहीं मिल रहा है क्या जी? नहीं लिखाए थे क्या? लिखाए तो थे, ये तो हमको याद है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए आप। अच्छा ठीक है, नहीं लिखाए थे। नहीं लिखाए थे तो लिख लेंगे। सुनिए इधर, तब ऑर्बिट में एनर्जी वाला जो ऑर्डर बताए थे वो तो लिखाए थे, याद है? आप एक काम कीजिए, आप इसका डिटेल कन्फिग्रेशन, नॉर्मल कन्फिग्रेशन सब लिखिए। याद करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 6s2 है क्या अब आगे, 5p6। बताइए 5p6 के बाद 6s2, 4f14, 5d10। जहां पर एस था हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते चले गए, जहां पर पी था वहां 6, जहां पर डी था वहां 10, और जहां एफ आया वहां 14। आप एक बार जोड़ के देखिए कि ये 80 पूरा होता है कि नहीं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 54 14 70 10 80। आप याद कीजिए, जेनन इससे पहला नोबेल गैस है ना जी। और जेनन का लिखिएगा ना, जोड़िएगा यदि, तो यहां से लेकर यहां तक में जेनन आ जाएगा, यहां तक जोड़ के देखिए 54 आ जाएगा आपको। तो बताइए इसका शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हम लिख सकते हैं जेनन 6s2, 4f14, 5d10। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब एस है तो एस में कितना डब्बा बनेगा? एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन कितना, 2। एफ में कितना डब्बा बनेगा? 7। इलेक्ट्रॉन कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ई में कितना डब्बा बनेगा? ई में बनेगा 5। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन सजाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताइए यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? क्या लगा भारी है? अब आइए जो एक्सेप्शनल बात था उस पर। आप याद कीजिए, क्रोमियम और कॉपर था ना एक्सेप्शनल, एक एटॉमिक नंबर 24 और एक एटॉमिक नंबर 29।
ये नोबेल गैस नहीं है। क्या इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो जरूरी नहीं है कि वो नोबेल गैस होगा। नोबेल गैस होने के लिए लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। ठीक है। आप सब लोग भी सुन लीजिए, ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम ऐसा ही एक बात किए थे। यदि ऑर्बिटल वाइज डायग्राम आप बना रहे हैं और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो नोबेल गैस। नोबेल गैस होने का एकमात्र कंडीशन है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नॉर्मल एटम में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एक हीलियम एक्सेप्शनल है, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। वही एक कंडीशन है। बाद बाकी पेयर्ड अनपेयर्ड से ये आगे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर का पता चलता है, उससे इनर्ट गैस का पता नहीं चलता है। इस कन्फिग्रेशन से आपको इनर्ट गैस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, चेंज करें अब इसको। अब जो एक्सेप्शनल केस था उस पर आते हैं। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना था? इसका कन्फिग्रेशन हम लोग लिखे हैं आर्गन 4s2 3d4 लिखे तो गलत हो गया है ना जी? गलत। देखिए क्यों गलत हुआ था। यहां पर s में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो, और d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। लेकिन d में डब्बा तो 5 बनेगा। अब बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, इसी तरह से ना सजाएंगे। सुनिए, आप ये बताइए कि 4s और 3d में किसकी ऊर्जा ज्यादा है? 3d की ऊर्जा ज्यादा है। 3d की ऊर्जा ज्यादा है तभी तो वो बाद में लिखा हुआ है। आपको पहले बताया गया था सबऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबाउ प्रिंसिपल में कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और पहले वो पूरा भर जाएगा तब ना अगला कक्षा में जाएगा। तो 4s और 3d में अधिक ऊर्जा है 3d की और कम ऊर्जा है 4s का। अब बताइए, हम यदि बात करें इस सारे ऑर्बिटल की, तो इस सभी ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में समान है क्योंकि ये सारा का सारा ऑर्बिटल किसका है? डी का। और ये ऑर्बिटल किसका है? एस का। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस सब ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर होगी, लेकिन इसकी एनर्जी अलग होगी, और जो भी होगी इस सब से कम होगी। कम होगा क्योंकि अभी यही बात तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 4s की एनर्जी कम होगी और 3d की एनर्जी ज्यादा होगी। अब बताइए कि बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आप दे दिए और पचमा को आप क्या कर दिए? खाली छोड़ दिए। और उससे कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल था उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे एग्जांपल को समझो, मान लो इस आगे वाले बेंच पर 5 आदमी बैठे हुए हैं और पांचों की एनर्जी आपस में बिल्कुल इक्वल, और बगल में एगो टूल पर बैठा देते हैं एगो एकदम छोटा सा बच्चा को, जिससे ये लोग लड़ाई झगड़ा करे तो जीत जाए, वैसा बच्चा एकदम छोटा सा बच्चा को बैठा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सब को देते हैं 10-10 रुपया दे देते हैं। सबको नहीं, 4 को दिए और 5वां को छोड़ दिए, और बगल में जो बुतरुक बैठल है उसको दे दिए 20 रुपये। अब बताइए लड़ाई का घर खड़ा हुआ कि नहीं? ये समान एनर्जी वाला ऑर्बिटल, समान एनर्जी वाले लोग, इसके दिमाग में आ जाएगा अरे चारियों को दे दिए, हमरा कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम नहीं यदि दिए तो वो क्या करेगा, अपने से कमजोर वाले, अब बराबर वाले में तो भिड़ेगा नहीं, और यदि बराबर वाला में भीड़ भी गया तो यदि ये छीन लिया तो दूसरा खाली हो जाएगा। ये दूसरा क्या करता है, बगल वाला जिसका एनर्जी कम है उससे छीन झपट के 10 रुपया ले लेगा, सब आपस में इक्वल एनर्जी में आ जाएगा और अपने आप को ज्यादा स्टेबल फील करेगा, फिर लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये समान ऊर्जा वाले कक्षक में जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में ये चाहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से लेकर अपनी अस्थायित्व को बढ़ा लें, ज्यादा अस्थायी हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सीधे एस से जंप करके किस में आ जाता है? डी में। और इसका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होता है वो हो जाता है 4s1 और 3d5, और तब हम इसको ऐसे दिखाते हैं। अब बताइए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। आप ध्यान दीजिए, ये हाफ फील्ड हो गया, ये पार्शियल फील्ड है। आपको बताया गया था ना कि आंशिक रूप से भरा हुआ ऑर्बिटल कम अस्थायी होता है आधा भरा हुआ से, तो इसलिए ये कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल हो जाता है पार्शियल फील्ड से हाफ फील्ड में जाने। नहीं, आपको बोला गया था कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है।
पार्शियल फील्ड वाले से। तो वैसी स्थिति में सुनिएगा ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन, और इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। यदि हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है असममित विन्यास। और इसको बोला जाता है सममित विन्यास। अभी मत उतारिए, अभी आप देखिए। तो ये जो सममित विन्यास होता है वो असममित विन्यास से ज्यादा अस्थायी होता है, इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये हाफ फील्ड में चला जाता है। और ये हाफ फील्ड फुल फील्ड करने के वक्त हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजिशन होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता। अब जैसे आप कहेंगे कि सर यहाँ पर यदि 3 इलेक्ट्रॉन रहता, हम क्या दोनों को खींच के यहाँ ले आते? तो समाज में मान लीजिए कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। अब जो अमीर है मान लो गरीब का शोषण कर रहा है, शोषण करके मैरिए दे, तो बच पाएगा अमीर आदमी? वही हाल यहाँ भी है। यदि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन छीन के अपने में भर लेगा तो पता चलेगा कि ऐसा ऑर्बिटल खाली हो गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का सीधे कन्वर्ट कर जाता है। होना यही चाहिए था, लेकिन हो जाता है ये क्योंकि वो अपने स्थायित्व को बढ़ाना चाहता है। अब इसी में यदि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। बताइए कन्फिग्रेशन। आर्गन 4s2 3d9। ऐसा जब बोलते हैं तो ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर फिर से वही बात, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 डब्बा है और इलेक्ट्रॉन 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए फिर वैसा ही स्थिति पैदा हुआ है यहाँ। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ भागेगा? डी में। और ऐसी स्थिति में एस में 1 और डी में हो जाएगा 10। और कन्फिग्रेशन इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाता है 4s1 3d। और ये सही कन्फिग्रेशन। तो समझ में आया कि ये अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है और ये सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड को सममित विन्यास कहा जाता है। और यदि हाफ फील्ड भी नहीं हो और फुल फील्ड भी नहीं हो तो उसी को असममित विन्यास कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये है सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। और चूंकि इसका हिंदी लिखा हुआ है ना पिछले पेज में, जब आप उतारिएगा तो इसको बार बार हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, फुल फील्ड सबसे अधिक अस्थाई होता है, हाफ फील्ड उससे कम अस्थाई होता है, और पार्शियल फील्ड सबसे कम अस्थाई होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंशिक भरा हुआ। बताइए तो आंशिक भरा हुआ का यहाँ क्या मतलब है? जो ऑर्बिटल ना ही फुल फील्ड हो और ना ही हाफ फील्ड। जैसे मान लीजिए डी की क्षमता 10 की है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फील्ड, 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड। और यदि D10 भी नहीं है, D5 भी नहीं है, D4 है, D3 है, D8 है, D9 है, ये सब क्या कहलाएगा? पार्शियल फील्ड। आधा भरा हुआ रहेगा तो हाफ फील्ड, इसको बोलेंगे आधा भरा हुआ। और इसको बोलेंगे पूर्ण रूप से भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ। क्या इसमें किन्हीं को दिक्कत है? ये आपको बताया गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? तो यही था एक्सेप्शनल केस, इसी तरह से उसको हम लोग डील करते हैं। ये उतार लीजिए तो इसको।
इस तौलिया से आप लोग बेंच पोस देते हैं क्या? लग तो रहा है, नहीं लग रहा है रे? कारनामा तुम ही लोग करती होगी। यही हाथ मुंह पोछने वाला तौलिया है। संपत्ति तुम्हारी ही है, मिसयूज नहीं करना है। हो गया ये लिखा हुआ। ये बेसिक जो है ना आपका लगभग समाप्त हो गया है। बस एक दो टर्म और है, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय समझेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा। मंडे से आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर वाइज अब हम लोग चलेंगे। दूसरा चैप्टर का तो एक बहुत बड़ा सा पार्ट आप पढ़ लिए, लेकिन वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है। वो पूरा का पूरा तुरंत में आपको नहीं समझ में आएगा, वो आपको बाद में समझ में आएगा। पहला चैप्टर हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि आप लोग रेगुलर रहिए और ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। केमिस्ट्री एक बहुत ही जटिल पेपर है, बहुत ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है ये। लोग हंसी मजाक में पढ़ाई लिखाई को लेते हैं, बाद में आपको परेशानी होती। अच्छा, ये लगता होगा कि 11th में नहीं हो समझे तो कोई बात नहीं है, तो आप ये बताइए कि जब आप 11th में नहीं समझे तो आप 12th में कैसे समझ जाइए? कोई ऐसा आदमी है जिसको जोड़ घटाव नहीं आता हो और गुना भाग बना लेता हो? वही बात है। जोड़ घटाव आप 11th में बेसिक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, और 12th में हार्ड चीज़ पड़ जाइएगा तो खूब समझ में आने लगेगा। इस सब भ्रम में यदि जी रहे हैं तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। चेंज कर दें इसको, उतारिए इसको। हमको लगता है कि 21-22 क्लास लगभग हो चुका है, और इस 21-22 क्लास में खाली बेसिक ही चल रहा है। वही चीज आप पढ़ रहे हैं जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन उसी को थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि पिछला एक महीना जो आप पढ़े हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया की जा रहा है दिमाग में? यदि आप सीख रहे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, तब मत पढ़िए। काहे कि तब मेरा लोड आप नहीं ले पाइएगा, फिर आपको परेशानी होगी। क्वालिटी को हम कम करेंगे नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमको तो पूरा का पूरा हाई लेवल पर काम करना पड़ेगा। चेंज करें क्या आप इसको? देखो, हम तुमको इतना पढ़ा देंगे ना कि आईआईटी का मेंस का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन तुमसे नहीं रुकेगा। बोर्ड लेवल का तो बात ही मत करो। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। उसको सोया हुआ, औंघायल आदमी, बेहोश, कोमा में गया आदमी भी बना सकता है, यदि आप इस लेवल पर पढ़ लेते हैं तो। वो सब कुछ है ही नहीं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला देखो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो ना, तो तुम्हारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमको केमिस्ट्री सीखना है। दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है। और तीसरा टारगेट ये होना चाहिए कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के साथ साथ हम आईआईटी मेंस और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और यदि हम उस पेपर को देते हैं तो हम उसको क्वालिफाई कर सकें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यदि काम ढंग से कीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिए।
अब जैसे तैसे पढ़िएगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं, पिछला 1 महीना से कह रहे हैं खिस्सा नहीं कीजिए, खिस्सा नहीं कीजिए, लेकिन आप लोग एकदम खिचड़ी खा के आते हैं। नो सर कुछ, अब खिचड़ी खा के आई है यहाँ पर। स्कूल लड़की लोग तो खास करके स्कूल इसी लोभ से जाते ही थी कि खिचड़ी मिलेगा। ये एक सच्चाई है। हाँ, ये भले ही लोग एक्सेप्ट ना करे, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं रहता था। एगो कटोरा, थरिया। आदमी अपने आदमी सुनो इधर, सुनो इधर, हम बताते हैं, स्टूडेंट अपने बैग में पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, कलम ये सब लेके जाता है। ये सब जो है सो कटोरी, थरिया, कटोरा, गिलास, ये सब भर के गई है। ये खुद ही ने कैसे लेके गए? सरकारी खिचड़ी खा खा के सरकारी स्कूल माहौल बना लिए हैं। क्या बोलिए? हैं? सीबीएसई में पढ़े थे? और तो वहां ने सीबीएसई में पढ़े थे तो हिंदी मीडियम में क्या कर रहे हैं? फिर बिहार बोर्ड में आ गए। बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम क्लास ज्वाइन कीजिए। एक चीज तो तुम हमेशा ध्यान रखना, एक तुम अपने बड़े भाई के नाते समझ के ही सही, कि हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है नो। हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो 12th के बाद तुमको साइंस छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ, 12th पास कर लोगे बढ़िया नंबर से, समाज में 400 नंबर आएगा, कहेगा हाँ हमारा 400 नंबर आया है, हम 4 बार तीर मारे हैं। लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा कर नहीं पाओगे साइंस के फील्ड में। अदर फील्ड में यदि आप जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में या एसएससी रेलवे सब में, जनरल कंपटीशन में, तो वहाँ फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन ऐसे दिक्कत होगा। इसको लिख लीजिए तो। शुरू में हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े, लेकिन उसके बाद जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ना शुरू किए तो हिंदी ही बहुत भारी लगने लगा। लगता है कि संभव ही नहीं है पढ़ना ये। अभी भी देखते हैं कुछ कुछ वर्ड हिंदी में गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ तो होगा ही। हर्षुकार, दुर्घुकार, दीर्घिकार, हर्षिकार, दंत सौ, तलब सौ, मूर्धन सौ। ये सब कंफ्यूज करता है आदमी को। हो गया लिखा हुआ? अब सुनो, ये बात अभी हम लिखाते नहीं है, क्योंकि इसका बाद में जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे, हम इसको यहीं पर खत्म करेंगे। अच्छा, कभी तुम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय सुने हो? तो सुन लो एक चीज, इसका क्या परिभाषा है। वह हर एक स्पेसीज, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जिसके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। और वह हर एक स्पेसीज जिसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, युग्मित हो, उसको क्या बोला जाता है? प्रतिचुंबकीय। लिखा दें क्या इसको? लिख लीजिए तो। अनुचुंबकीय। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। लिखेंगे? वह स्पेसीज, ये हेडिंग आप डाल चुके हैं। लिखिए। वह स्पेसीज, स्पेसीज में यहां पर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। इसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो,
उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। एडमिशन के लिए तुम लोग का हुआ, फॉर्म भरा है कि नहीं? अभी तक नहीं भरा है? जिनको भी कम नंबर है वो लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा एडमिशन के वक्त। जैसे यदि आपका नंबर 300 से कम है तो एडमिशन में परेशानी आ सकती है आप लोगों को साइंस में। थोड़ा एक्टिव रहिएगा। और इसी में एक पढ़ना है आपको प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक्स को बोलते हैं। इसका परिभाषा खुद से लिख लोगे? बताइए क्या परिभाषा होगा इसका। यहां पर आप लिखे हैं वह स्पेसीज परमाणु अणु या आयन जिसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। इसमें कहेंगे वह स्पेसीज यानी परमाणु अणु या आयन जिसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्या खुद से कर लेंगे आप ये? तो ये बेसिक, इसको आप खुद से डिफाइन कीजिए तो। लिख लो। वह स्पेसीज जिसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। या इसी को दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते थे, वह स्पेसीज जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो का मतलब एक को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी का काम होगा नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर होगा हमारा एनसीईआरटी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर।